गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम रेशियोज़ कर रहे थे। हमारी आज की रेशियो है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। टोटल एसेट टू डेट रेशियो इट मीन्स इसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल एसेट डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट। टोटल एसेट मतलब क्या है कि जो भी बैलेंस शीट के एसेट का टोटल होगा, एसेट साइड का टोटल जितना भी होगा वो सारी एसेट्स इसमें आ जाएगी, चाहे वो करंट एसेट हो चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स हो। सारी एसेट्स को मिला के जितनी भी एसेट्स बनती है बैलेंस शीट में टोटल, उसका टोटल हम लेंगे डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट मतलब क्या है, जिसका टाइम पीरियड 1 ईयर से ज़्यादा हो वो वाले डेट। लॉन्ग टर्म डेट को मैंने बताया था कल कि एक और नाम से बोलते हैं इसे, इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी, अगर आपको बैलेंस शीट में नॉन करंट लाइबिलिटी दी हो तो फिर वो सारे लॉन्ग टर्म डेट हमने इसमें ले लेने, ठीक है। तो टोटल एसेट इज टू डेट रेशियो का फॉर्मूला क्या हुआ, टोटल एसेट डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पे टोटल एसेट्स हमारी कितनी, अगर हम टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकालनी हो, टोटल एसेट्स हमारे पास कितनी है 7 लाख डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट हमारे कितने हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, देखिए मैंने बोला ना नॉन करंट लाइबिलिटीज़ जो होती हैं वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं। नॉन करंट कितनी है ये 1,50,000। तो 7 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000 हम करेंगे तो हमारी क्या आएगी, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। ये देखिएगा 7 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000, तो हमारी कितनी रेशियो आ गई 4.67:1। ठीक है, ये थी हमारी टोटल एसेट टू डेट रेशियो। अगर हम नेक्स्ट रेशियो की बात करें, नेक्स्ट रेशियो हमारी है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब इसको ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब ये है कंपनी इंटरेस्ट किसको पे करती है, डिबेंचर होल्डर्स को, डिबेंचर होल्डर्स या लोन जिनसे कंपनी ने लोन लिया होता है उनको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जो कंपनी इंटरेस्ट पे करती है वो कंपनी की क्या बनती है, लाइबिलिटी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें इस रेशियो का मतलब क्या है कि जो कंपनी इंटरेस्ट कहाँ से पे करती है, कंपनी को जो प्रॉफिट्स होते हैं उसमें से कंपनी क्या करती है, इंटरेस्ट पे करती है। ठीक है, तो हमने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब क्या है कि जो हमारे प्रॉफिट हो रहे हैं कंपनी को, जो नेट प्रॉफिट्स हैं उसमें से कितना पार्ट जो है, कितना पोर्शन जो है वो इंटरेस्ट पे कर रही है। मतलब जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट में से कितना पोर्शन जो है वो इंटरेस्ट पे कर पा रही है। ठीक है, मतलब कितना इंटरेस्ट कवर हो पा रहा है हमारे प्रॉफिट से। अगर हम इनडायरेक्टली इसकी बात करें तो इसमें क्या लिखा है, इट इज़ अ रेशियो which deals with servicing of interest on loan. It is a measure of security of interest payable on long term debt. It expresses the relationship between the profit available for payment of interest. मतलब कितने हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है जिससे जो हमने इंटरेस्ट जो है फिक्स्ड पेमेंट है वो कर सके, कितने हमारे प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, एंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल, कितना हमने पे कर दिया है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। यहाँ पे सिर्फ वही इंटरेस्ट आएगा जो लॉन्ग टर्म डेट होंगे, यानी कि मोर देन 1 ईयर जो है डेट, उनका ही इंटरेस्ट यहाँ पे काउंट करेंगे। सो इसका क्या फॉर्मूला बन गया, इसे हम एबिट भी बोल सकते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, ये भी इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल देखें, हमें एग्जांपल में क्या दिया गया है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिए गए। अब हमने यहाँ पे कितना लेना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हमने क्या यहाँ पे क्या करना है, जो आफ्टर टैक्स है इसको पहले बिफोर टैक्स बनाना है, यानी कि जो 60,000 है इसमें से हमारा जो 40% टैक्स है वो कट चुका है। ठीक है, अगर 40% कट चुका है टैक्स, तो यानी कि सपोज करो 100 है, 100 में से 40 रुपीज़ हमारा टैक्स कट चुका है, तो हमारे पास रिमेनिंग कितना बचा 60। तो हमने क्या करना है, इसे अब हमने कन्वर्ट करना है किस, बिफोर टैक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 60,000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100, ऐसे हमने क्यों किया, टोटल हमारे पास कितने थे 100, उसमें से क्या हुआ
हमारा जो 40% टैक्स है वो कट चुका है, यानी कि 100 माइनस 40 जो है वो नीचे आ जाएगा और ऊपर इंटू 100 लिख देंगे। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितने आ गए? 1 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपीज़ कैसे आए? 60,000 को हमने क्या किया, 60,000 में से हमारा कितने रुपीज़ कट चुके हैं? टैक्स 40% जो है टैक्स कट चुका है। तो 100 माइनस 40 नीचे चला गया। टोटल हमारे पास कितना था? 100 में से हम 40 पे कर चुके हैं, सो इसलिए इंटू 100 किया है एंड डिवाइड बाय 100 माइनस 40 किया है। ये जो 40 है ये टैक्स कट चुका है। तो इसका जो हमें है हमारी नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना आ गया? 1 लाख रुपीज़। ठीक है, अब हमारे पास NEBIT आ गया, यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया है। ठीक है, जैसे देखिए उन्होंने कहा आफ्टर टैक्स है, इसका मतलब है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स हुआ। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे इंटरेस्ट हमारा कितना बनता है, यहाँ पे 10 लाख का अगर 15% करें तो कितना बनता है? 1,50,000। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट है, ये भी हम प्रॉफिट में से ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं। तो हमने अब क्या करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने के लिए हमने क्या करना है, पहले जो हमारा 1 लाख अमाउंट आई है, 1 लाख में हमने पहले क्या करना है, इंटरेस्ट जो है 1,50,000 ऐड करेंगे। देन हमारा क्या आ जाएगा? EBIT। तो हमारा EBIT कितना आया? 2,50,000। 2,50,000 कैसे आया? पहले 1 लाख हमारा निकला बिफोर टैक्स पेमेंट, देन बिफोर इंटरेस्ट निकालनी, तो इसलिए हमें इंटरेस्ट जो है ऐड करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कैसे निकाला था? 10 लाख का 15% किया था तो हमारा 1,50,000 आ गया था। तो अब हमने क्या किया, 1 लाख प्लस 1,50,000 किया, तो हमारा 2,50,000 जो है वो क्या आ गया? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, अब हमने बात करनी है, ये इसका फॉर्मूला क्या था, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट हमें यहाँ पे डायरेक्टली अवेलेबल है, कितने अवेलेबल है? 10 लाख रुपीज़। तो हम यहाँ फॉर्मूले में ये सारे डाल देंगे। ठीक है, देखिएगा 2,50,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000, ये हमारा फॉर्मूला था नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय 1,50,000 क्या है? हमारे लॉन्ग टर्म डेट। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1.67 टाइम्स। ठीक है, तो ये थी हमारी रेशियोज। ठीक है, इसके बाद हमने करनी है एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज। पहले हमने की थी लिक्विडिटी रेशियो, देन उसके बाद हमने की थी कैपिटल स्ट्रक्चर या लीवरेज रेशियोज थी। अब हमने कौन सी करनी है? एक्टिविटी रेशियोज। अगर हम एक्टिविटी रेशियोज की बात करें तो इसमें ये 6 काइंड्स की रेशियोज आएंगी। कौन कौन सी? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट एंड वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अगर हम बात करें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब ये होता है कि वो बताते हैं इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ टाइम्स द इन्वेंट्री इज कन्वर्टेड इनटू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका क्या मतलब है? इन्वेंट्री मतलब क्या है? जो हमने फिनिश गुड्स बनाई है। ठीक है, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक हो गया। वो कहते हैं कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो है आपका जो स्टॉक है वो सोल्ड होके आपको उससे इनकम आई है, उससे आपको रेवेन्यू जनरेट हुआ है, यानी कि जो फिनिश गुड्स है वो कितने टाइम्स जो है वो सोल्ड हुई है और हमारे पास कितनी उससे इनकम आई है, इसे हम क्या कहेंगे? टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर मतलब क्या होता है? सेल्स। ठीक है, तो इन्वेंट्री कितनी सेल हुई है, अगर हम लेमन लैंग्वेज में देखें तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो इन्वेंट्री है वो कितनी सेल हुई है। अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो क्या है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री को कैसे निकालेंगे? अगर तो हमें एवरेज गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, इससे हम हमारी क्या निकलेगी? एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है हमारा, क्या है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, जैसे सपोज करो ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, इसको कैसे सॉल्व करना है? ये इन्वेंट्री इन द बिगनिंग है। इन्वेंट्री इन द बिगनिंग मतलब ये हमारा हो गया ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ऐसे हमें इन्वेंट्री एट द एंड है, इसका मतलब क्या हो गया? ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। अब हमने एवरेज इन्वेंट्री चाहिए, हमें फॉर्मूले में क्या लिखा है? एवरेज इन्वेंट्री। तो हम क्या करेंगे? 18,000 प्लस 22,000 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, सो डैट जो हमारी एवरेज इन्वेंट्री आ जाए। तो हमारी एवरेज इन्वेंट्री कितनी आई है यहाँ पे? 20,000 रुपीज़।
अब हमने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है, COGS निकालना है, ठीक है, सीधी बात, COGS, ठीक है। COGS का फॉर्मूला अगर देखें तो क्या होता है यहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री इन द बिगनिंग, प्लस जितनी भी परचेज हमने की है, प्लस जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चर के साथ रिलेट करते हैं, जैसे कि वेजेस। वेजेस किसको पे करते हैं, वर्कर्स को, क्योंकि वो क्या करते हैं, मशीन की हेल्प से वो गुड्स मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करते हैं, तो उनको वेजेस दी जाती है, हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। सो यहाँ पे क्या ना, ओपनिंग स्टॉक या इन्वेंट्री इन द बिगनिंग प्लस परचेजेस प्लस वेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यही फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे गिवन है, इन्वेंट्री इन द बिगनिंग यानी कि ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस वेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड मतलब ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इससे हमारा क्या निकलेगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। इन्वेंट्री इन द बिगनिंग कितनी थी, 18,000, तो हमने इसमें क्या किया, परचेजेस को प्लस किया, प्लस 46,000, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस हमारा क्या है, वेजेस 14,000, देन प्लस 80,000, ठीक है। जस्ट वेट, यहाँ पे 80,000 नहीं है, ये उन्होंने कहा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, हमने इसकी कॉस्ट निकालनी है। यहाँ पे क्या दिया हुआ, सीधा रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब क्या है, सेल्स दी हुई है डायरेक्टली, बट हमने यहाँ पे क्या निकालना है, कॉस्ट, कॉस्ट निकालनी, नॉट सेलिंग प्राइस, ठीक है। सो इसलिए हमने इसको कंसिडर नहीं किया। तो आगे लिखेंगे प्लस कैरेज इनवर्ड 4,000 माइनस 22,000, इन्वेंट क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है, 22,000। सो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 60,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है, 60,000, ठीक है। तो हमारा ये आ गया, हमारा फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हमारे पास आ गया 60,000, 60,000 डिवाइडेड बाय 20,000। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे, 3 टाइम्स, ठीक है। एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात समझिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। अगर आपके पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं अवेलेबल हुआ, फर्स्ट प्रेफरेंस तो हमने इसको देनी है, ठीक है। अगर आपको ये नेट परचेजेस या ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक, कैरेज इनवर्ड, ये चीज़ें नहीं गिवन, तो हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो उस केस में हमने क्या करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डायरेक्टली उठा लेना है यहाँ पे। अगर ये चीज़ ना होती, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम नहीं निकाल पाते, तो फिर हमने इस केस में क्या करना था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डायरेक्टली उठा लेना था ऊपर, यानी कि 80,000 डिवाइडेड बाय 20,000 कर देना था हमने, ठीक है। बट यहाँ पे हमें पहले गिवन है, इन्वेंट्री इन द बिगनिंग भी गिवन है, परचेजेस वेजेस सब कुछ गिवन है, तो इसलिए हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना ही पड़ेगा। फर्स्टली हमने ये निकाल के देखना है, अगर ये चीज़ें ना अवेलेबल हो तो फिर हमने क्या करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालना है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी को भी कोई भी रेशियो में जितनी हमने की है कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।